निकल इन इलेक्ट्रॉन के पेयर होने से एक ऑर्बिटल जब खाली हो जाएगा, दिस कैन अंडरगो DsP2 एंड दिस कैन अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस कॉम्प्लेक्स में निकल की हाइब्रिड स्टेट sp3 है या DsP2 है, वो डिपेंड करता है कि निकल के अराउंड ये कैसे लिगेंड है। सो इन लिगेंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड एज वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करते हैं, जिनकी प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। वो लिगेंड्स जिनकी फील्ड, जिनकी इंटरेक्टिव फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जिसकी प्रेजेंस में अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। एंड अगर लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स है तो वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे एंड दिस निकल विल बी अंडरगोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में निकल के पास बोथ ऑप्शंस आर देयर। इट कैन बी स्केयर प्लेनर, दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो मैं बता रहा हूं इसकी हाइब्रिड स्टेट DsP2 है या sp3, वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड दैट सराउंड दिस निकल। लाइक ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में निकल के अराउंड ये जो लिगेंड्स क्लोराइड पड़े हैं, क्लोरो लिगेंड्स जो पड़े हैं, क्लोरो लिगेंड्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स। सिंस ये लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स में सो दीज इलेक्ट्रॉन्स वॉन्ट पेयर अप, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल में पड़े वैसे के वैसे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो इनर डी ऑर्बिटल में से कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर इनर डी ऑर्बिटल में से कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगी, दिस निकल विल बी अंडरगोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल, जिसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें निकल इज सराउंडेड विद वीक फील्ड लिगेंड्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Central atom nickel is undergoing sp3 hybridization. This is not undergoing any DsP2 hybridization because इस क्लोरो लिगेंड्स की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो रहे, inner d orbital that is not available for hybridization, so only one option is left for this nickel, this will undergo sp3 hybridization और उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है निकल का विद क्लोरो, दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ ऐसा ही निकल का एक और कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स में अब निकल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से सराउंडेड है, लाइक NiCN4 2 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स में भी निकल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है। निकल +2 की वैलेंस शेल विल बी लाइक दिस, these are 3d orbitals 4s and 4p। इस कॉम्प्लेक्स में अब निकल इज सराउंडेड विथ साइनो लिगेंड्स, दिस इज टेट्रासाइनोनिकलेट। और ये जो लिगेंड है CN नेगेटिव, दीज लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और यू कैन से ये वो लिगेंड्स है जिन लिगेंड्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर डी ऑर्बिटल्स कैन बी पेयर्ड। अब सिंस इस कॉम्प्लेक्स में निकल इज सराउंडेड विद दिस CN नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस इलेक्ट्रॉन सब पेयर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से अब इस निकल +2 में इन द प्रेजेंस ऑफ CN नेगेटिव, in the presence of CN negative, inner d orbital will be like this, और एक d orbital हमें अवेलेबल हो जाएगा फॉर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। अब इस केस में
हाइब्रिड स्टेट ऑफ दिस निकल, जो कि sp3 भी हो सकती थी, बट यहाँ पे अब इस निकल की हाइब्रिड स्टेट जो आएगी दिस इज dsp2, इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दिस कॉम्प्लेक्स विल बी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल, जिसमें निकल के अराउंड साइनो लिगेंड्स पड़े हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है. निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है. इन लिगेंड्स की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, जब इनर डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, इसकी अवेलेबिलिटी से निकल विल अंडरगो dsp2 हाइब्रिडेशन. इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएगा. एंड ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? दिस कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक. व्हाई डायमैग्नेटिक? बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दीज विल बी पेयर्ड. जो पिछला कॉम्प्लेक्स था जिसमें निकल में देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कॉम्प्लेक्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें निकल वाज हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक था. ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक होता है. कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो होता है डायमैग्नेटिक. तो पिछला जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था विच वाज NiCl4 2 नेगेटिव, दिस वाज पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक था बिकॉज इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे. देयर वर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये जो कॉम्प्लेक्स है विच इज NiCN4 2 नेगेटिव, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक बिकॉज यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने की वजह से दिस इज डायमैग्नेटिक. एंड दिस कॉम्प्लेक्स इट वाज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब जिन कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक है, उन कॉम्प्लेक्सेस की हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. और इनकी मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 और इसके यूनिट्स होते हैं बोहर मैग्नेटोन, BM यानी बोहर मैग्नेटोन, वेयर व्हाट इज n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जैसे ये कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 2 इंटू 2+2 दिस इज 8 so 2 this is the magnetic moment of इतने bm is the magnetic moment of that particular complex which was having 2 unpaired electron, that is NiCl4. तो निकल के हमने 3 कॉम्प्लेक्सेस देखे. एक निकल का कॉम्प्लेक्स हमने देखा, हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा NiCO4. दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने लिया NiCl4 2 नेगेटिव एंड NiCN4 2 नेगेटिव. इन निकल के तीनों कॉम्प्लेक्सेस में निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर था 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पढ़ा 2 तरह की हाइब्रिड स्टेट सेंट्रल एटम की हो सकती है. वन इज dsp2 एंड अदर इज sp3. अब इनसे जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्केयर प्लेनर और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा टेट्राहेड्रल. जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं दे आर नॉट सेम, स्केयर प्लेनर एंड दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो पहला कॉम्प्लेक्स हमने देखा दिस वाज टेट्राहेड्रल बिकॉज निकल की हाइब्रिड स्टेट थी sp3. दूसरा कॉम्प्लेक्स भी टेट्राहेड्रल, निकल की हाइब्रिड स्टेट वाज sp3. बट तीसरा ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स was square planar because nickel की hybrid state it was a dsp2. This was diamagnetic, this was paramagnetic and this is also diamagnetic. तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए सिर्फ हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर तो नहीं. अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर है इट इज पैरामैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है दिस इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस की मैंने बताया मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट की जा सकती है. मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज इक्वल टू n into n+2 bm. bm are the units of magnetic moment. So these were the complexes जिसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन था 4. अब देखते हैं
कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। एंड टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो कि पॉसिबल है, एक है बच्चे D2sp3 और दूसरा जो है दैट इज sp3d2। D2sp3 एंड sp3d2 ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं? बोथ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर हैविंग वन थिंग कॉमन। ये दोनों कैसे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल। फर्क सिर्फ इसमें है कि यहां पे जो हमने डी ऑर्बिटल यूज करे ये डी ऑर्बिटल इनर डी ऑर्बिटल है और यहां पे जो डी ऑर्बिटल हमने यूज किए ये डी ऑर्बिटल जो है दीज आर आउटर डी ऑर्बिटल्स। इनर डी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि अगर S4s है, अगर P4p है तो D जो होंगे वो कौन से होंगे? 3D। S एंड P अगर फोर्थ शेल के, D अगर थर्ड मेन एनर्जी शेल का, इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज D2sp3 कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्सेस जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस जनरली लो स्पिन होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ये इसलिए होते हैं बिकॉज इन कॉम्प्लेक्सेस में जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दीज आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देन sp3d2 इससे जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इनको हम बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स एंड दिस आउटर कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये जनरली हाई स्पिन है। हाई स्पिन क्यों? बिकॉज इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाई स्पिन, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लो स्पिन। लो स्पिन आर इनर एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर आउटर कॉम्प्लेक्सेस। फर्क सिर्फ ये है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल है, इनर डी ऑर्बिटल यूज किया जाए तो इनर, आउटर डी ऑर्बिटल यूज किया जाए फॉर हाइब्रिडेशन दैट इज आउटर कॉम्प्लेक्स। तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस इनर है एंड कौन से आउटर है? सो इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहला जो हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे दैट इज आयरन का कॉम्प्लेक्स है। दिस कॉम्प्लेक्स इज FeCN6 4 नेगेटिव। सेंट्रल एटम इज आयरन। इस आयरन के राउंड 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। दीज लिगेंड्स आर साइनो लिगेंड्स। इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो दिस इज हेक्सासाइनोफेरेट। दिस इज हेक्सासाइनोफेरेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस आयरन इज +2। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये आयरन इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके लिए हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हम निकालेंगे x - 6 = -4। x कितना आ गया? +2। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? कॉन्फ़िगरेशन इज D6 and 4s2. This is 3D, this is 4s and this is 4p. 3D में it is having how many electron? It is having 6 electron. And 4s में how many electrons are there? There are 2 electrons. This is the electronic configuration of this iron in its zero oxidation state. अगर हम इस आयरन को देखते हैं in its +2 oxidation state, तो +2 oxidation state में हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने कहां से? 4s से। Now 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो its configuration it will become this is 3D, 4s and 4p. इसके अलावा हम 4D ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। These are the 4D orbitals which are outer orbitals. These are the inner orbitals. ये 4D है, ये भी 4D है। So zero oxidation state में iron is like this and +2 oxidation state में iron की configuration is like this. अब +2 oxidation state में इस complex में iron के पास again 2 options हैं।
this iron can undergo sp3d2 hybridization, and this can also undergo the d2sp3 hybridization. d2sp3 हाइब्रिडेशन कैसे? अगर आयरन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो जाएं, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अगर पेयर हो जाए तो इसके दो इनर डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, और अगर दो इनर डी ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं तो दिस कैन ऑल्सो अंडरगो d2sp3 हाइब्रिडेशन टू फॉर्म विच कॉम्प्लेक्स? इनर कॉम्प्लेक्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे पड़े, then it has only one option, this will undergo outer sp3 d2 hybridization. This will make outer complex and this will make inner complex. अब क्या ये आउटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है या इनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि आयरन के राउंड कैसे लिगेंड्स है। सो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या लिगेंड वीक फील्ड है। अब जैसे हमने पिछली बार देखा है, ये CN नेगेटिव ये लिगेंड्स कैसे थे? साइनो लिगेंड्स निकल के राउंड भी दे वर एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो यहां पे भी आयरन के राउंड दीज लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेंगे टू पेयर अप विद दीज इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, इनर डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, और इनर डी ऑर्बिटल के खाली होने से the hybrid state of this iron in this complex will be d2sp3, and इससे जो complex बनेगा, this complex will be inner complex. Now hybrid state will be d2sp3 and complex जो बना, this complex is inner complex. अब इनर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर हम इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर देखें तो इस आयरन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो पड़े होंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से दिस हेक्सासाइनोफेरेट 2 इट हैज टू बी डायमैग्नेटिक, यानी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी? मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई दिस हेक्सासाइनोफेरेट, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, व्हाई दिस इज डायमैग्नेटिक? ये इसलिए डायमैग्नेटिक है बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स में आयरन इज अंडरगोइंग d2sp3 हाइब्रिडेशन, इट इज फॉर्मिंग इनर कॉम्प्लेक्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से दिस कॉम्प्लेक्स इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। आयरन का ऐसा ही एक और कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आयरन की अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो आयरन 0 विल बी लाइक दिस, आयरन +3 विल बी लाइक दिस, दिस विल बी नाउ आयरन +3। हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहां से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा, दिस इज नाउ आयरन 3। अब आयरन 3 अगर है, अगेन CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप भी हो जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 2 डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। सो ये 2 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे इन बॉन्डिंग, इन हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सासाइनोफेरेट 3, दिस इज पैरामैग्नेटिक, बट हेक्सासाइनोफेरेट 2 दैट इज डायमैग्नेटिक। तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस है, वन इज K4FeCN6, दिस इज पोटाशियम फेरोसाइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, दिस इज डायमैग्नेटिक। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक? इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? d2sp3। इनर कॉम्प्लेक्स, इट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। जबकि ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स K3FeCN6, पोटाशियम फेरिसाइनाइड, दिस इज पोटाशियम
फेरीसाइनाइड, पोटाशियम फेरीसाइनाइड जो है, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो इनर कॉम्प्लेक्स। ये पैरामैग्नेटिक इसलिए है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है एंड इसमें भी हाइब्रिड स्टेट D2sp3 है। सो दीज वर द टू कॉम्प्लेक्सेस जिसमें हमने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी। इसके अलावा देखो आयरन की हमने हाइब्रिड स्टेट देखी। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, that could be complex of this cobalt, this is COF6 3 negative. This complex is hexafluorocobaltate, hexafluorocobaltate, and यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी x minus 6 equal to -3, तो x equal to +3, कोबाल्ट is present in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट जिसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हम देखते हैं व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दिस कोबाल्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी D7 S एंड दिस इज P एंड दिस इज D। ये 3D है, 4s, 4p and 4d। D7 में इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन एंड यहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहां से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस। फोर एस खाली है, 4p एंड 4d। ये 3d है, 4s, 4p एंड 4d। इस कॉम्प्लेक्स में अगेन कोबाल्ट के पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन सी? दिस कैन अंडरगो D2sp3, दिस कैन अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों तरह की हाइब्रिडेशन ये अंडरगो कर सकता है। कैसे? अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाए, तो इनर d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, और अगर दो इनर d ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं तो दिस विल अंडरगो D2sp3 हाइब्रिडेशन एंड इज फॉर्मिंग इनर कॉम्प्लेक्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहते हैं, देन it will undergo sp3d2 hybridization and is forming outer complex। अब क्या ये इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगेन डिपेंड करता है कि कोबाल्ट के अराउंड ये कैसे लिगेंड है। नाउ ये जो लिगेंड फ्लोरो है F नेगेटिव, दिस लिगेंड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। सिंस ये लिगेंड वीक फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से कोबाल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स में अब इनर डी ऑर्बिटल का यूज नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे, तो कोबाल्ट विल अंडरगो sp3d2 hybridization। This will undergo sp3d2 hybridization and this will be forming which complex? Complex जो बनेगा that is outer complex। outer complex ये कैसा होगा? This outer complex will be paramagnetic। Why paramagnetic? Because सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, there is presence of 4 unpaired electron, बाकी सारे पेयर्ड है but there is presence of these 4 unpaired electrons। और इन 4 unpaired electron की वजह से जो कि पेयर नहीं हुए, these electrons are making this complex paramagnetic। अब इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो हम 4 × 4 + 2 अंडर द रूट स्क्वायर रूट ऑफ 24, दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स इनर बन रहा है या आउटर बन रहा है, वो डिपेंड कर रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड्स दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। सो लिगेंड्स को हमने क्लासिफाई किया है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स।
तो दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आप हमेशा याद रखो, वन इज Cn नेगेटिव एंड अदर इज CO। ये दो लिगेंड्स ऐसे हैं विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एंड इन लिगेंड्स की प्रेजेंस में जनरली जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर इनर कॉम्प्लेक्सेस। इनकी प्रेजेंस में जनरली कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक, और इनकी प्रेजेंस में इनर डी ऑर्बिटल में पड़े इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। सो ये जो थ्योरी है विच इज एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ overlapping of orbitals, filled orbital of ligand with the vacant orbital of central atom, this theory is said to be valence bond theory। तो इस थ्योरी को दोबारा फिर एक बार रिवाइज करें। इस थ्योरी के हिसाब से मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड विद द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। नाउ लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल एटम मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स। लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल एटम के पास एक जैसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एक जैसे ऑर्बिटल्स के लिए सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है, एंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम विल डिसाइड व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट वी आर गेटिंग। क्या कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, इनर है, या आउटर कॉम्प्लेक्स है। सो दिस वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन दीज मेटल, दीज कॉम्प्लेक्सेस। नाउ इस थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स। हमें पता है डी सबशेल की 5-fold डीजेनरेसी है। डी सबशेल जिसकी 5-fold डीजेनरेसी, यानी इस डी सबशेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 5 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। और डी सबशेल की जो 5 ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी वाले, ये ऑर्बिटल्स है DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² and DZ²। These orbitals are double dumbbell in shape with the exception of this DZ² which is having donut shape। Now इन सभी ऑर्बिटल्स की जो डंबल्स है, डंबल्स की ओरिएंटेशन अराउंड x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इज नॉट सेम। अगर हम 3 एक्सिस अगर लेते हैं तो इन ऑर्बिटल्स की इन एक्सिस के अबाउट कैसी ओरिएंटेशन है, तो पहले 3 DXY, DYZ, DZX, ये 3 ऑर्बिटल्स कैसे हैं, इन ऑर्बिटल्स की डंबल्स की जो लोब्स है, लोब्स आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, लोब्स आर नॉट लाइंग ओवर द एक्सिस, these lobes are lying between the axes। अगर ये DXY है तो this is XY plane, ये XY plane है, and this will be the Z plane, this is Z axis। तो 4 lobes are lying between this X axis and Y axis। इस तरह DYZ lobes are lying between the axis, this is Y axis, this is Z axis and this will be the X axis। तो ये बन गया DYZ। Third d orbital which is similar to this, that is DZX, this is Z axis, this is X axis and ये जो X axis बन जाएगा, this is Y axis। ये बन गया DZX। ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं, these are the 3 orbitals having similar shape। तीनों डबल डंबल, डबल डंबल एंड डबल डंबल है, और तीनों ऑर्बिटल्स की ये 2 डंबल्स जो हैं, इन डंबल्स की लोब्स, तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल की लोब्स दे आर नॉट लाइंग ओवर द एक्सिस, लोब्स आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, दीज आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस। इसके अलावा ये जो ऑर्बिटल है DX² - Y², इस ऑर्बिटल में भी शेप इज डबल डंबल but the lobes are lying over the axis, not between the axis। Now the lobes are lying over X axis and Y axis। और ये जो ऑर्बिटल है, this orbital is DX² - Y²। Now shape is similar but lobes are lying over the axis, now they were lying between the axis। इसके अलावा DZ² जो होता है, DZ² it has donut shape,
there is one dumbbell having two lobes lying over z axis, and there is a ring around this dumbbell, and ये जो ring पड़ा है, this is lying in xy plane. Ring is lying xy plane and lobe is lying over the z axis. तो d subshell, which is 5-fold degenerate, d subshell जिसके 5 d orbitals हैं, which are dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, ये 5 orbitals, they are double dumbbell, exception of this, and this is how the lobes are oriented around x-axis, y-axis, z-axis of these double dumbbells. एक बार हमें इन ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में आइडिया है, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज वेरी सिंपल. इस थ्योरी के हिसाब से द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड आर एज्यूम्ड टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. यानी ये थ्योरी क्या मान रही है? ये थ्योरी मानती है कि जो मेटल आयन है और उसके अराउंड जो लिगेंड पड़े हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. बिकॉज ये थ्योरी क्या मानती है? ये थ्योरी इन लिगेंड्स को मानती है पॉइंट चार्जेस. These are assumed to be point charges of negative origin. Metal ion is assumed to be positive point charge. Metal ion is assumed to be positive point charge, and these ligands are assumed to be negative point charges. और इस मेटल आयन एंड इन लिगेंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एज्यूम्ड टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होने की वजह से नाउ जब लिगेंड्स इस सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंड करेंगे, द फील्ड विच दे आर जनरेटिंग वो डिपेंड करती है कि लिगेंड की अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल एटम कैसी है. Depending what is the approach of the ligand towards the central atom, different field is generated around the central metal ion. और उस different electric field की वजह से splitting of d orbital that is taking place. ये splitting कैसे हो रही है? इस splitting हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं complexes with coordination number 6. सो वो complexes जिनमें coordination number 6 है, उन कॉम्प्लेक्सेस में हम ये मानते हैं कि ये जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल एटम या आयन को फ्रॉम द एक्सिस. हम एज्यूम करते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, दैट इज प्रेजेंट द ओरिजिन, एंड इस मेटल आयन को लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्सिस L1, L2, L3, L4, L5 and L6. So ligands इस आयन को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सेस. अब जब ये लिगेंड्स इस आयन को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द एक्सेस, इन लिगेंड्स की फील्ड का इफेक्ट उन ऑर्बिटल में पड़े इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा जिन ऑर्बिटल्स की लोब्स इन एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं. जिन ऑर्बिटल्स की लोब्स एग्जैक्टली इन एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं, एंड दोस ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, उनके ऊपर इन लिगेंड्स की फील्ड का जो इफेक्ट होगा दैट विल बी लेस. कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इन कॉम्प्लेक्सेस में जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, तो लिगेंड्स की फील्ड का जो इफेक्ट है सेंट्रल एटम के 5d ऑर्बिटल्स पे इट इज नॉट सेम. सेंट्रल एटम की जो 5d ऑर्बिटल है,
इन 5 डी ऑर्बिटल्स की लोब्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से इन लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इन 5 डी ऑर्बिटल्स में पड़े इलेक्ट्रॉन पे एक जैसा नहीं होगा। इन लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का असर उन डी ऑर्बिटल्स पे ज्यादा होगा, वो डी ऑर्बिटल जिनकी लोब्स इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। एंड इन लिगेंड्स की फील्ड का रिलेटिव अमाउंट ऑफ इफेक्ट उन ऑर्बिटल्स पे कम होगा जिन ऑर्बिटल्स की लोब्स दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस। जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, डी ऑर्बिटल्स के जो स्ट्रक्चर बनाए थे उन स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि दो ऑर्बिटल्स कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन दो ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है दे आर लाइंग ओवर द एक्सिस। बाकी जो डी ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल्स की लोब्स दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है विद क्वेश्चन नंबर 6, इस कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड्स सेंट्रल आयन को अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स की फील्ड का असर इन ऑर्बिटल्स में पड़े इलेक्ट्रॉन पे एक जैसा नहीं है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल दैट विल टेक प्लेस। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस मतलब जब ये लिगेंड अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से पहले इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद इन ऑर्बिटल्स की लोब्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से जब फील्ड का असर डिफरेंट होगा तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल दैट विल टेक प्लेस। कुछ डी ऑर्बिटल जिनके ऊपर इन लिगेंड्स की फील्ड का असर कम है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एंड कुछ ऑर्बिटल जिनके ऊपर इन लिगेंड्स की फील्ड का असर ज्यादा है उनकी रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी। सो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी को सेम रखने के लिए अगर दो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। सो ये 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल्स, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? ये ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये ऑर्बिटल्स जिनकी रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है ये कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब लिगेंड्स सेंट्रल आयन को अप्रोच करते हैं तो लिगेंड्स की फील्ड का सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स पे डिफरेंट इफेक्ट होने की वजह से इस सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल पहले जो डीजेनरेट थे जिनकी एनर्जी सेम थी उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में देयर विल बी स्प्लिटिंग। लाइक कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, 3 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, 2 डी ऑर्बिटल्स की रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये जो डिफरेंस आएगा इन दिस एनर्जी इसे हम लिखते हैं डेल्टा नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लाइक यहां पे ये जो एनर्जी स्प्लिटिंग है, दिस एनर्जी स्प्लिटिंग वैल्यू इज 3/5 delta naught, and this value is -2/5 delta naught. And this whole splitting energy, whole difference in the energy of the orbitals, this energy is called delta naught. Now splitting के बाद ये 3 ऑर्बिटल जो आपस में डीजेनरेट है, ये 2 ऑर्बिटल जो आपस में डीजेनरेट है, सो इनकी जो नोटेशन है वो चेंज हो जाती है। हम इन 3 ऑर्बिटल्स को लिखते हैं एज T2G, एंड ये 2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी रिलेटिव हाई है इनको हम क्या लिखते हैं? Eg। यानी ये जो 5d ऑर्बिटल्स है विच वर ऑफ सेम एनर्जी, ये स्प्लिट कर जाते हैं इनटू 2 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, T2G एंड Eg। 3 d orbital which of low energy are called T2G, and 2 d orbital which are of high energy they are called Eg। और स्प्लिटिंग की वजह जो है that is a different orientation of orbitals along x axis, y axis and z axis। तो लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे इनका इफेक्ट इन ऑर्बिटल्स पे सेम नहीं होता। इफेक्ट सेम ना होने की वजह से there is splitting of energy of the d orbital that takes place which lead to the
creation of this two set of orbitals which are called T2G and EG. अब किसी भी कॉम्प्लेक्स में द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन और स्प्लिटिंग एनर्जी, ये वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो कॉम्प्लेक्स में इस डेल्टा नॉट की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर वन, नेचर ऑफ द मेटल आयन। भी हम कौन सा मेटल आयन ले रहे हैं, क्या वो मेटल आयन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है या सेकंड का है या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। दूसरा ये डिपेंड करता है द चार्ज ओवर द मेटल आयन। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी। हायर द चार्ज मोर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। तीसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड्स एंड चौथा ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स में लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं एज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। When central atom is surrounded with strong field ligands की प्रेजेंस में the value of delta naught is high and weak field ligands की प्रेजेंस में the value of delta naught is less। स्प्लिटिंग दोनों केसेस में होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है। स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी that will take place but the value of splitting energy depend upon whether ligand is strong field या weak field ligand। यानी चार फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा नॉट। एक नेचर ऑफ मेटल एटम और आयन, दूसरा चार्ज ओवर द मेटल एटम और आयन, एंड तीसरा नेचर ऑफ द लिगेंड, एंड फोर्थ ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड। लाइक ओरिएंटेशन इस केस में, सो लिगेंड्स वर अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्सिस, अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग दिस इज डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मींस crystal field splitting energy in octahedral complex। Now इसी तरह अगर हम इस चीज को एक्सटेंड करें इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कॉम्प्लेक्सेस इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स हमेशा अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सेस। सेंट्रल एटम और आयन कहां रखा जाता है? ओरिजिन पे। नाउ लिगेंड्स आर नॉट अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्सेस। पिछले केस में लिगेंड्स वर अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, बट यहां पे दे वर अप्रोचिंग बिटवीन द एक्सेस फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। व्हेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग बिटवीन द एक्सेस, वो ऑर्बिटल्स जिनके लॉब्स की ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस है, दे विल बी एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड्स। एंड वो ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं, दोज ऑर्बिटल्स विल बी एक्सपीरियंसिंग लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जब ये लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल आयन को, तो तीन ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी रिलेटिव अमाउंट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, एंड दो ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनकी रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी। यानी इस केस में क्या होगा? इस केस में व्हेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, एज लिगेंड्स आर अप्रोचिंग बिटवीन द एक्सिस, सबसे पहले तो इन 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी देयर विल बी इंक्रीज एनर्जी बिकॉज देयर आर रिपल्शंस। उसके बाद अनइवन रिपल्शंस होने की वजह से splitting will take place in such a manner that 3 orbitals they'll be of high energy and 2 orbitals they'll be of low energy। now इस केस में ये जो splitting energy आती है इसे हम बोलते हैं डेल्टा टी। so these orbitals, these are Eg and these orbitals are T2G। so ये तीन orbitals जिनकी lobes they were lying between the axes which were experiencing greater magnitude of electric field of the ligand, जिनके ऊपर लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ज्यादा था, उनकी एनर्जी बढ़ गई, और दो ऑर्बिटल जिनकी लोब्स ओवर द एक्सिस लाई कर रही हैं, जिनके ऊपर लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कम है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी। सो दिस एनर्जी इज अगेन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन और स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा टी। सो डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा टी हमेशा कम होती है
Delta O is more and delta E is less, and delta T is equal to 4 by 9 times delta O. So this is the relation between crystal field stabilization energy of tetrahedral and octahedral complexes. So this theory in which हम assume करते हैं कि ligands और metal ion के बीच में attractions purely electrostatic है, a field is generated around central ion. जब फील्ड जनरेट होगी, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी, यूनिफॉर्म फील्ड की प्रेजेंस में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी इंक्रीज करनी चाहिए. और अगर ये फील्ड इन ऑर्बिटल्स के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म है, different magnitude of electric field over the orbital is then effect of these ligands over the d orbitals, electron present in d orbital is not same. अब जब इफेक्ट डिफरेंट हो जाएगा, इफेक्ट डिफरेंट होने से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल दैट विल टेक प्लेस. 5 डी ऑर्बिटल्स विच वर ऑफ सेम एनर्जी अब स्प्लिट कर देंगे इन T2g एंड Eg. ऑक्टाहेड्रल में Eg की एनर्जी ज्यादा, T2g की एनर्जी कम, बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में Eg की एनर्जी कम एंड T2g की एनर्जी ज्यादा है. एंड अगेन यहां पे भी स्प्लिटिंग एनर्जी यानी CFSE यानी डेल्टा T किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डेल्टा T डिपेंड करती है nature of the metal atom or ion, number 2 charge over metal atom or ion, number 3 nature of ligand and number 4 orientation of ligand. So उन्हीं 4 फैक्टर्स पे इस केस में भी एनर्जी डिपेंड करेगी. नाउ इस थ्योरी के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कैसे आ रही है. तो इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हमें पता है इस कॉम्प्लेक्स में जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे, दीज डी ऑर्बिटल विल स्प्लिट इनटू T2g एंड Eg. 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम एंड 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा. These are Eg orbitals, these are T2g orbitals. Now इन ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम. पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो इस लो एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाएंगे. पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2g में एंटर करेंगे. नाउ ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है विच इज टू नाउ एंटर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास देयर आर 2 ऑप्शंस. व्हाट आर द 2 ऑप्शन? The 2 option is फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो सकता है, या फिर ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस खाली पड़े हाई एनर्जी Eg ऑर्बिटल में एंटर कर सकता है. नाउ अब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर हो या फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाए, हाई एनर्जी Eg ऑर्बिटल में जाए, वो डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट. वो डिपेंड करता है the value of delta naught and pairing energy पे. Now complexes, जिन complexes में the value of delta naught is greater than pairing energy, ये एनर्जी ज्यादा है, the value of delta naught is greater than pairing energy, तो उन complexes में pairing will take place. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. एंड जिन कॉम्प्लेक्सेस में द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है एंड दिस वैल्यू इज लेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, तो उन कॉम्प्लेक्सेस में नो पेयरिंग विल टेक प्लेस एंड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. इन कॉम्प्लेक्सेस में बजाय कि इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा. सो हाई एनर्जी ऑर्बिटल, इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. अब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है या कम है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेनली वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड. जिन लिगेंड्स की फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
विच एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में दिस वैल्यू इज मोर। अगर ये वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में जनरली कॉम्प्लेक्स बनता है लो स्पिन। एंड अगर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, उन कॉम्प्लेक्सेस में द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट इज लेस, स्प्लिटिंग होगी बट स्प्लिटिंग विल बी लेस। एंड अगर वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट कम होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो बजाय कि इलेक्ट्रॉन पेयर करे, ये एक्साइट करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स है? दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज explanation of formation of low spin and high spin complexes on the basis of theory. That theory is called crystal field theory. इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस में कलर की फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन करती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से जब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्प्शन से लो एनर्जी डी ऑर्बिटल एक्साइट करके हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में जब एनर्जी एब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगी, तो डी एक्साइटेशन से जो एनर्जी निकलेगी दैट इज ऑल्सो फॉलिंग इन विजिबल रीजन, और वो जो एनर्जी अपीयर होगी दैट एनर्जी विल बी अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ कलर। सो व्हाई दीज कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलर्ड? ये कॉम्प्लेक्सेस इसलिए कलर्ड है बिकॉज कॉम्प्लेक्स बनने से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। बिकॉज जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने इंटरेक्शंस को प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक माना है, जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग में एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन दैट विल बी टेकिंग प्लेस, व्हिच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जब एनर्जी एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में, एमिशन अगर विजिबल रीजन में, तो एनर्जी जो एमिट होगी दैट एनर्जी विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो कॉम्प्लेक्सेस के कलर की वजह भी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल है। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमने बॉन्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो पढ़ी हैं, उन थ्योरीज को एक बार फिर से हम देख लें। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के हिसाब से, कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन इसलिए हो रही है कि कॉम्प्लेक्स बनाने से सेंट्रल मेटल एटम या आयन इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है एज same as electron acquire कर रहा है same as the number of electron present in the noble gas of its respective period। यानी कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा अगर कॉम्प्लेक्स बनाने से सेंट्रल मेटल एटम या आयन में उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाए जितने इलेक्ट्रॉन की उस पीरियड में पड़ी नोबल गैस में है। बट दिस थ्योरी इज नॉट एक्सप्लेनिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर देयर। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जिन कॉम्प्लेक्सेस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इज नॉट बीइंग ओबेड। दूसरा हमने पढ़ा वर्नर्स थ्योरी। जिस थ्योरी ने हमें कंसेप्ट दिया ऑफ टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। भी सेंट्रल एटम का किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो तरह की वैलेंसीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग। प्राइमरी इज ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी इज कोऑर्डिनेशन नंबर व्हिच इज नॉन आयनाइजेबल। थर्ड हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कैसे बनता है? बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज रिलेटिव, और ये बॉन्ड कैसे बनेगा? बाय ओवरलैपिंग ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड विद द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम सारे एक जैसे बॉन्ड बनाए, इसलिए सेंट्रल एटम को अंडरगो करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम हमें बताएगा कि कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कैसा कॉम्प्लेक्स है। Depending the hybrid state of the central atom, we're having complexes of different geometry. This was valence bond theory. And fourth theory जो हमने पढ़ी है that is crystal field theory. Crystal field theory में हम metal ion and ligand के बीच में जो interaction assume करते हैं, these are assumed to be purely electrostatic. And electrostatic interaction में जब ligands की field सेंट्रल एटम में पड़े डी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्शन से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। नाउ
स्प्लिटिंग किस तरह होगी वो डिपेंड करता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द अप्रोच ऑफ द लिगेंड टुवर्ड्स द सेंट्रल लाइन. So approach is from the axis, approach is between the axis. Depending from the axis and between the axis, splitting of energy of the d orbital takes place, and extent of splitting depend करता है number of factors पे, nature of metal, charge over metal, nature of ligand and orientation of ligand. इसके हिसाब से हमारे पास splitting energy जो आती है tetrahedral complexes में delta T and octahedral complexes में delta O. Octahedral में delta O and tetrahedral में delta T. So this theory was crystal field theory, which was very successful, which was explaining even why these transition metals are generally colored, which explain formation of inner and outer complexes, low spin and high spin complexes. So these were the theories of bonding of these coordination compounds. अब इसके बाद हम देखते हैं what are the factors which are responsible for stability of complex. यानी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अच्छा, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं परफेक्ट और स्टेबल और पेनिट्रेटिंग. सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस आर इम्परफेक्ट or unstable complexes. So complex is perfect or imperfect, complex is stable or unstable, वो डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स की गिवन सॉल्वेंट में कितनी आयनाइजेशन है. कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन सॉल्वेंट किस एक्सटेंट तक आयनाइज करता है. लाइक पोटाश आयरन का ये कॉम्प्लेक्स लें विच इज K4FeCN6. इस कॉम्प्लेक्स को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो पहले तो ये कंप्लीटली आयनाइज कर देगा इनटू पोटेशियम आयन एंड हेक्सासाइनोफेरेटाइन्स, इनमें आयनाइज करेगा. उसके बाद FeCN6 4 नेगेटिव undergo reversible ionization. This undergo reversible ionization into Fe2 plus and 6 moles of Cn negative ion. Now whether complex is stable or unstable would depend करता है what is the ionization constant of this equilibrium. इस इक्विलिब्रियम का देखें तो इस इक्विलिब्रियम का आयनाइजेशन कांस्टेंट किसके बराबर आएगा. आयनाइजेशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू concentration of Fe2 plus ion, concentration of Cn negative ion whole raised per 6 upon concentration of FeCN whole 6 4 negative. Ionization constant of this complex, which is undergoing ionization reversibly into this and this, is given by this expression. और ये जो होता है this equilibrium constant is also called instability constant. This is instability constant. अगर instability constant की वैल्यू ज्यादा होगी तो complex is unstable. इसकी वैल्यू कम होगी तो this is a stable complex. One is instability constant and other is stability constant. Stability constant is reciprocal of instability constant. अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो stability constant will be less and stability of complex will be less. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है हम उसकी instability constant की वैल्यू निकालते हैं in a given solvent. Depending upon the value of instability constant will describe whether complex is stable or unstable. Higher the instability constant, lesser is stability of complex. Lesser the instability constant, more is the stability of complex. Now, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. Instability और stability constant depend upon number of factors. ये डिपेंड करता है नंबर 1 size of
central cation? What is the size of central metal cation? नंबर 2 डिपेंड करता है चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल cation. ये डिपेंड करता है क्या साइज है, ये डिपेंड करता है हाउ मच द चार्ज. तीसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड्स. जनरली ये 3 फैक्टर्स है जिनके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स डिपेंड. साइज ऑफ cation, चार्ज ऑफ cation एंड नेचर ऑफ द लिगेंड. किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का साइज जितना स्मॉल होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा, सेंट्रल मेटल cation का जितना साइज स्मॉल होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. और यू कैन से कॉम्प्लेक्स में जितना सेंट्रल cation की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि साइज एंड चार्ज से हमें चार्ज डेंसिटी मिलती है. साइज अपॉन चार्ज, चार्ज अपॉन साइज इज चार्ज डेंसिटी. जितना साइज स्मॉल है, जितना चार्ज ज्यादा है, उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा. चार्ज डेंसिटी ज्यादा मींस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल. तीसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड. लिगेंड जितने ज्यादा बेसिक होंगे, लिगेंड का जितना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, उतना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. मोर द बेसिक करेक्टर ऑफ द लिगेंड, स्टेबलर इज द कॉम्प्लेक्स. मोर ओवर कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी और एनहेंस हो जाती है अगर ये लिगेंड्स कीलेटिंग लिगेंड्स हो. इफ लिगेंड्स आर कीलेटिंग लिगेंड्स, यानी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी लिगेंड्स पे कैसे डिपेंड कर रही है? कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल इफ लिगेंड इज मोर बेसिक, एंड स्टेबिलिटी विल बी फर्दर एनहेंस्ड इफ दीज लिगेंड्स आर नॉट नॉर्मल लिगेंड्स. अगर लिगेंड्स कैसे लिगेंड्स है? कीलेटिंग लिगेंड्स. सो कीलेटिंग लिगेंड्स में भी हमने स्टार्टिंग में देखा था वो कीलेटिंग लिगेंड्स, वो कीलेटिंग लिगेंड्स जो कि 5 मेंबर्ड है. 5 मेंबर्ड कीलेटिंग लिगेंड में देयर शुड नॉट बी एनी डबल बॉन्ड, एंड 6 मेंबर्ड कीलेटिंग लिगेंड विद डबल बॉन्ड आर मोर स्टेबल. यानी अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स में कीलेटिंग लिगेंड है, अगर वो कीलेटिंग 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड कीलेटिंग लिगेंड में अगर डबल बॉन्ड पड़ा है, स्टेबिलिटी इज लेस. जिसमें डबल बॉन्ड नहीं पड़ा, स्टेबिलिटी इज मोर. 6 मेंबर्ड कीलेटिंग लिगेंड में अगर डबल बॉन्ड पड़ा है तो दैट इज मोर स्टेबल. 6 मेंबर्ड कीलेटिंग लिगेंड में अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू कीलेटिंग लिगेंड व्हिच इज हैविंग डबल बॉन्ड. So these are the factors on which stability of any complex depend. It depends upon size of cation, charge of cation and nature of ligand. यानी ये basically depend करती है charge density and nature of ligand. Higher the charge density, more is stability. Ligands are more basic, stability is more. Ligands are chelating ligands, stability is more. Chelating ligand में 5 membered and 6 membered. Without double bond more stable, with double bond it is more stable. So these are the factors on which stability of any complex depend.